हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्केटिंग कर रहा 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाले स्थिर स्केटर से टकराता है। दोनों स्केटर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। इस टक्कर में गतिज ऊर्जा में हुई कमी ज्ञात करें। हमें गतिज ऊर्जा में हुई कमी ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई m द्रव्यमान की कोई गेंद है जो कि u1 द्रव्यमान से गति कर रही है m2 द्रव्यमान की दूसरी गेंद की तरफ, जिसका वेग माना कि u2 है, और इस प्रकार से ये टक्कर करते हैं। माना कि टक्कर की माध्यावस्था है और फिर बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से m1 व m2, जहाँ बाद में इनका वेग v1 व v2 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि टक्कर की अवस्था में संवेग सदैव सुरक्षित रहता है, क्योंकि बाह्य बलों का प्रभाव नगण्य होता है। तो संवेग सदैव सुरक्षित रहता है, संवेग सदैव सुरक्षित रहता है क्योंकि बाह्य बलों का प्रभाव नगण्य होता है। अर्थात ये हो जाएगा m1v1 m1u1, जो कि टक्कर के पहले का संवेग बराबर हो जाएगा m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। परंतु गतिज ऊर्जा सदैव सुरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा यदि प्रारंभिक अवस्था में, माना कि ये प्रारंभ है टक्कर के पहले और ये टक्कर के बाद की अंतिम अवस्था है, यदि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा तथा अंत में गतिज ऊर्जा बराबर है तो उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। परंतु यदि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी उसकी हानि हो जाती है और हमें अंत में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह अप्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब प्रारंभ में, माना कि जब m1 गेंद m2 गेंद से टक्कर करती है तो इस गेंदों की आकृति में विकृति उत्पन्न हो जाती है, और विकृति उत्पन्न होने से उनमें गतिज ऊर्जा का कुछ भाग स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे कि उनकी प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी उसका कुछ भाग विकृति के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे कि अंतिम टक्कर के बाद जो हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मान कम होता है। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में हानि को हम लिख सकते हैं, यदि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर नहीं है, क्योंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि जब जैसे m1 m2 द्रव्यमान की गेंद से टकराती है और टकराने के बाद इसमें कोई विकृति उत्पन्न होती भी है तो वो पूर्णतः प्रत्यास्थ, अर्थात विकृति को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, अर्थात विकृति को नष्ट कर देती है, जिससे कि उसकी स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और प्रारंभ की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाती है अंतिम ऊर्जा में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में हानि हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में हानि, क्योंकि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा को हम माइनस कर देंगे अंतिम गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/2 mu1 का वर्ग प्लस हो जाएगा दोनों गेंदों की गतिज ऊर्जा, जो कि कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी m1, ये हो जाएगा m2 u2 का वर्ग, और इसे माइनस कर देंगे हम
1/2 m1v1 का वर्ग प्लस 1/2 m2v2 का वर्ग। इस प्रकार से हम प्रारंभ में गतिज ऊर्जा से अंत की गतिज ऊर्जा को माइनस करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा में हानि प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक स्केटिंग बोर्ड है जो कि माना कि इस प्रकार होगा और यह 10 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूसरे स्केटिंग बोर्ड की ओर गति कर रहा है। पहले स्केटिंग बोर्ड का द्रव्यमान दे रखा है m1 बराबर 60 किलोग्राम और दूसरे स्केटिंग बोर्ड का द्रव्यमान दे रखा है m2 बराबर 40 किलोग्राम तथा दूसरा स्केटिंग बोर्ड स्थिर अवस्था में अर्थात u2 बराबर 0 हो जाएगा और u1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है और टक्कर करता है और टक्कर के बाद ऊर्जा में हानि हो रही है अर्थात ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर नहीं है, ये अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। हालांकि हमें नहीं बताया गया है तो इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं किस प्रकार की टक्कर होगी और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टक्कर के बाद इनका 60 किलोग्राम वाले स्केटर का वेग माना कि v1 हो जाएगा और 40 किलोग्राम वाले स्केटर का वेग v2 हो जाएगा। जब ये u1 10 मीटर प्रति सेकंड से u2 जो कि स्थिर स्केटर है इससे टकराता है तो ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं अर्थात इस प्रकार से जुड़ जाते हैं ये, और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो जाती है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो जाती है और इसमें ऊर्जा की हानि हो जाती है क्योंकि इसमें विकृति उत्पन्न हो गई है। पहले तो 60 किलोग्राम का था और अब ये 60 प्लस 40 किलोग्राम का हो जाएगा और इसका वेग v' हो जाएगा जो कि दोनों साथ मिलकर हो गए हैं और इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई है वो विकृति पुनः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हुई है तो ऊर्जा की हानि हो जाएगी। अब हम संवेग संरक्षण से देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से m1 u1 प्लस हो जाएगा m2 u2 और बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 और v' u2 का मान 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से v' हम प्राप्त कर लेंगे। m1 प्लस m2 हो जाएगा 100 क्योंकि m1 का मान है 60 और m2 का मान है 40 और m1 u1 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा m1 का मान है 60 और u1 का मान है 10 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 जो कि हो जाएगा 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 600/100 और ये हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड अर्थात ये u' बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा। अब हमें ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है तो हमें गतिज ऊर्जा में हानि ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा में हानि अर्थात डेल्टा के जो कि हो जाएगा प्रारंभ में गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा, जो कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रारंभ में हो जाएगा 1/2 m1 u1 का वर्ग प्लस 1/2 m2 u2 का वर्ग माइनस हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 और v' का वर्ग। तो u2 तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 गुणा 60 गुणा 10 गुणा 10 माइनस हो जाएगा 1/2 100 गुणा 6 का वर्ग हो जाएगा 6 गुणा 6, 2 से ये कट जाएगा 30 बार और 2 से ये कट जाएगा 3 बार तो ये जो हो जाएगा 3000 माइनस 6 3 1800 और ये हो जाएगा 1200 जूल अर्थात हमें 1200 जूल की गतिज ऊर्जा की हानि होगी जब 10 मीटर प्रति सेकंड का स्केटर स्थिर स्केटर से टकराता है तथा उसे पकड़ लेता है अर्थात दोनों जुड़कर गति करते हैं तो उसमें 1200 जूल की हानि हो जाती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।